नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि पाषाण काल के बारे में हम जानेंगे और किस तरीके से मानव का रहन सहन था, उनकी किस तरीके से विकास यात्रा रही है और वो किस तरीके से अपने जो जीवन यापन करते थे वो कैसा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम निशांत, वेलकम टू कंप्लीट स्टडी। इतिहासकार ने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोई भी लिखित सामग्री इसमें उपलब्ध नहीं मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे कोई औजार हो गया या कोई भी झोंपड़ी हो गई या कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य जो भी हमें मिले हैं खुदाई के दौरान वो इसमें उपलब्ध होते हैं। इसका उदाहरण है पाषाण काल। पाषाण काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, पर पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध मिलते हैं। उसके बाद आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक वह काल है जिसमें लिखित सामग्री जो उपलब्ध है, पर उसकी लिपि जो है वो बहुत ही गूढ़ है, यानी कि बहुत ही कठिन लिपि में वो उसको लिखा गया है जिसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए। जैसे सैंधव सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो मिले हैं लिखित सामग्री मिले हैं उसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो इतिहासकार इसे आद्य ऐतिहासिक काल बताते हैं। और ऐतिहासिक काल वह काल है जहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, यानी कि वेद हो गए, उपनिषद हो गए या कोई भी जीवनी या काल्पनिक कथाएं होगी तो वो सब उपलब्ध होते हैं। इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया जाता है कि इस टाइम पीरियड में क्या क्या घटित हुआ था और हमें इसके साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित सामग्री भी मिलती है, जिसे काफ़ी ये अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि इस समय में ऐसा हुआ होगा। काफ़ी सही जानकारी हमें इस काल में मिल जाती है, तो इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आज हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में लिखित सामग्री तो उपलब्ध नहीं है, पर कुछ चिन्ह और पुरातात्विक स्रोत है जिससे हमें इसके बारे में पता चलता है। तो पाषाण इतिहास का वह काल है जब मानव पत्थर पर निर्भर थे, यानी कि पाषाण को संस्कृत में पत्थर बोलते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा में पाषाण का मतलब पत्थर होता है। पत्थर पर निर्भर थे और वो पत्थर के औजारों से ये अपना दिनचर्या व्यतीत करते थे, अपने कामों को करते थे। तो ये सारा काल पत्थर के काल में इसे बांटा गया है, यानी कि पत्थर के यहाँ पे औजार थे और दिनचर्या के अपने कामों को करने के लिए इसके यूज़ करते थे। तो इससे भी पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है, 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड 9,000 ईसा पूर्व 4,000 ईसा पूर्व से, और नव पाषाण का 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। अब ये जो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण ये दोनों एक साथ चले थे, इसलिए इसे 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक रखा गया है इस टाइम पीरियड को, यानी कि मध्य और नव पाषाण एक साथ ही आगे बढ़े और एक साथ ही अलग अलग स्थानों पे इनकी लोगों ने डेवलपमेंट की और अलग अलग तरीक़ों से अपने हथियार बनाए, अपने औजार बनाए। तो ये एक ही समय अवधि में चले हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि मध्य जो दक्कन का पठार है, जो दक्षिण भारत में हमारे दक्कन का पठार मिलता है, उससे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण दोनों के औजार मिलते हैं। यानी कि ये वाला जो एरिया है, हमें यहाँ पे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण दोनों के औजार मिले हैं, जिससे हमें बहुत कुछ इसके बारे में जानने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। ये ज़्यादातर ये लंबा समय था और ये इसे हिम युग कहा गया है, यानी कि इस समय धरती जो थी वो बर्फ़ से ढकी हुई थी और मनुष्य जो थे वो पत्थरों का उपयोग ही करते थे रहने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, अपने शिकार करने के लिए, दिनचर्या व्यतीत करने के लिए, अपने छोटे मोटे काम को करने के लिए पत्थर का यूज़ करते थे, और ये हिम युग कहलाया है। फिर इस तरीके से वो पत्थर का यूज़ करते थे, इस तरह के पत्थर थे जिससे वो शिकार करते थे या लकड़ियाँ काटते थे या किसी ज़मीन को खोदने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद लकड़ी का उपयोग भी किया जाता था और बड़े सारे भाले मिले हैं जो जिसमें पत्थर से उनकी जो भी ऊपर लकड़ी के ऊपर पत्थर के एक हथियार लगा दिए जिससे वो शिकार किया करते थे। तो इस तरीके से हमें औजार मिलते हैं पत्थर के, इस तरीके से दिखाई देते हैं। उस जो पाषाण काल है उसमें नहीं तो कृषि थी और ना ही आग का आविष्कार हुआ था, स्थायी आवास नहीं थे, बर्तन नहीं थे, पशुपालन व्यवस्था नहीं थी, कपड़े तो छोड़ ही दीजिए ये तो गए नहीं, आगे चल के इसके सुराग मिला है। तो ये सारा कोई भी
गतिविधियाँ ये नहीं उस समय नहीं होती थी। तो आप सोच ही सकते थे कि उस समय लोग जो थे वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, जंगलों में रहते थे। ज़्यादातर लोग नदियों के आसपास ही रहते थे ताकि उन्हें वहाँ पे जो संपदा है, वहाँ पे पेड़ पौधे जानवर वो मिल सके उन्हें, और उन्हें वो खा के अपना पेट भर सके। तो ये सारे इसमें कुछ भी हमें नहीं मिलता है पाषाण काल में, इसको किसी भी की खोज इन्होंने नहीं की थी। बस यही से शिकार करते थे और उसे खा के अपना पेट यापन करते थे, यानी कि उसको इकट्ठा नहीं करते थे। फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के ये कुछ स्थल है जहाँ पर हमें मध्य पाषाण काल के बारे में पता चलता है। जैसे वीरभारपुर पश्चिम बंगाल में है, लंगनाज गुजरात में, टेरी समूह तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, महंद्रा, सराय नाहर उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ स्थान है जहाँ पे हमें मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है, और यहाँ पे हमें जो औजार मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, वहाँ से हमें इसके बारे में जानने में मदद मिलती है। ये जो काल था इसमें जो जलवायु थी वो शुष्क होती चली गई और गर्मी आती गई, जिससे मैदानों का विस्तार हो गया। इसमें जलवायु होने से मैदान बन गए, जिससे पेड़ पौधे उगने लगे और जानवर जो घास खाते थे वो यहाँ पे रहने लगे। तो इनको पकड़ने के खाने के लिए लोग इन स्थानों पर जाने लगे और यहाँ पे अपनी स्थायी रूप से रहने लगे। इस समय स्थायी रूप से रहने के लिए वो आ जाते थे कि यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे संपदा भी होगी, पेड़ पौधे भी होंगे और जानवर की भी मिलेंगे। तो इस तरीके से वो मैदानों में चले जाते थे लोग। इस काल में सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ, लोग छोटे छोटे टोलियों में रहने लगे और उन्होंने उनमें जैसे डर की भावना होती थी, वो अपने डर की भावना से किसी जंगली जानवर से सुरक्षा पाने के लिए एक समूह में रहते थे, या किसी बड़े जानवर को मारने के लिए वो एक समूह इकट्ठा करते। इसमें छोटे छोटे जानवरों को मारने भी लग पड़े, जिससे उनकी जो भोजन की सारी व्यवस्था हो जाती थी वो इनसे ही हो जाती थी। तो ये एक स्थान पर जहाँ पे मैदान है वहाँ पर चले जाते थे लोग, और वहाँ की संपदा को ख़त्म करके कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते थे और वहाँ पर वो रहने लगते थे। इसमें घुमंतु टाइप के लोग होते हैं। जैसे आगे हम झूम खेती के बारे में पढ़ेंगे, एक स्थान पर खेती की, उन्होंने दूसरे स्थान पर चले गए, वहाँ पर उपजाऊपन खत्म हो गया तो दूसरे स्थान पर वो स्थानांतरण हो गए। तो इस तरीके से वो घूमते रहते थे। पशुपालन और कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन लोग करने लगे। सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया गया, जानवर बनाया गया था, वो कुत्ते को बनाया गया था। तो इस तरीके से वो अपने भोजन के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पशुओं को आकर्षित करने लगे, यानी कि अपने आसपास चारा रख लिया और पशु आने लग पड़े, और उसका उपयोग वो खाने के लिए, अपने मांस की पूर्ति के लिए, या उनसे मिले को भी, जैसे गाय से दूध मिलता है जिससे उनकी पेट भर सके, तो इसलिए उन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया। मिट्टी के बर्तन बनाने लग पड़े, जैसे चौपानी मांडो इलाहाबाद से हमें मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिससे वो एक जैसे कोई भी फसल को उगा के वो उसमें इकट्ठा करके काफ़ी लंबे समय तक उसे रख सके, यानी कि ज़मीन में गाड़ देते थे ताकि आने वाले समय में उसे खा सके और उसका उपयोग कर सके। आवास अस्थायी थे, यानी कि यहाँ पर स्थायी आवास नहीं मिलते, अस्थायी थे, घुमंतु थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इस काल में हमें ये जानने को मिलता है। फिर पशुपालन के साक्ष्य तो यहाँ पर मिले हैं, पर चित्रकला के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। जैसे भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ की वो भी मध्य प्रदेश में है, उसमें हमें चित्र मिले हैं। जैसे इस तरीके के चित्र हमें दिखाई देते थे, जिसमें हमें उनकी दिनचर्या के बारे में पता चलता था। उनकी जो आम लोग होते थे वो किस तरीके से युद्ध करते थे, किस तरीके से वो शिकार करते थे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, धनुष लेके चले शिकार करने के लिए जा रहे हैं या किसी युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो इनसे इनके जो चित्र बने हैं हमसे इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है कि ये शिकार करते थे, ये एक दूसरे पर अपना अधिकार जमाने के लिए एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे के इलाके में अपना कब्जा कर लेते थे। तो इन चित्रों से हमें ये पता चलता है। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की जो बस्तियां मिली है हमें वो 7000 ईसा पूर्व की है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में मिली है। मेहरगढ़ में हमें इसकी बस्तियां मिलती है नवपाषाण काल की, और मेहरगढ़ से हमें ताम्रपाषाण और कांस्य युगीन संस्कृतियों के भी साक्ष्य मिले हैं। ऐसे यानी भी तांबे का यूज़ किया गया यहाँ पे, तो इसके साक्ष्य हमें मेहरगढ़ में मिलते हैं। आगे हम इनके बस्तियों के बारे में देखेंगे। इस समय में जो लोग थे वो पालिशदार हथियारों को उपयोग करते थे, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे, हथियार बनाते थे, और लकड़ी के कुल्हाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। जैसे लकड़ी की कोई
जैसे डंडा ले लिया और इसमें पत्थर को लगा के एक कुल्हाड़ी बना दिया। आगे हम देखेंगे किस तरीके से इनकी कुल्हाड़ी थी। तो इस तरीके से वह अपने डेवलप होते चले गए, जैसे 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 उन्हें आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे उन्होंने अपने को चेंज करना शुरू कर दिया। जैसे बोलते हैं, आपने सुना ही होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो किस तरीके से उन्होंने आवश्यकता पड़ी उस तरीके से उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिया, तीर धनुष बनाने शुरू कर दिया, एक दूर जानवर को मारने के लिए धनुष का उपयोग किया करते थे। तो इस तरीके से उनकी डेवलप होते गए और उन्होंने बस्तियां बनाने भी शुरू कर दी एक स्थान पर रहने के लिए। ये नवपाषाण काल में ही हमें सब कुछ मिलता है। ये हमें चित्र देखिए, तो नवपाषाण काल में हमें ये जानने को ये जो मेहरगढ़ है वहाँ पे जो मिली बस्तियां हैं उसमें एक घर है। ये देखिए किस तरीके से वो घर बनाते थे। इसमें चार चार कमरे बनाए हुए हैं। इसमें एक कमरे का यूज़ वो अनाज को इकट्ठा करने के लिए करते थे। तो ये सारी बस्तियां इस तरीके से घर मिले हैं हमारे मेहरगढ़ में। भारत में जो दक्षिण भारत में हमें जो बस्तियां मिली है वो 2500 ईसा पूर्व से पुरानी नहीं है, यानी कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास ही वो हमें दक्षिण भारत में बस्तियां मिली है। तो ये सब हमें नवपाषाण काल में हम देखने को मिलता है। इस तरीके से वो हथियार बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी बना दी उन्होंने लकड़ी की उतारी, ये पत्थर लगा के ये दराती हो गई, और भी ये घड़ा या किसी मिट्टी का बर्तन हो गया, किसी अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, किसी कुछ भी सब वो पानी को इकट्ठा करते थे इसमें। तो इस तरीके से वो बनाने शुरू कर दिया उन्होंने। जीवन शैली में परिवर्तन होने लगा। नवपाषाण काल में हमें जीवन शैली में बहुत परिवर्तन मिलता है। कृषि सर्वप्रथम जो थी वो रागी की खेती की गई थी, रागी की फसल उगाई गई थी। उसके बाद मूंग, गेहूं और कपास के भी हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें ये सब भी कृषि होना शुरू हो गई थी। अब अस्थायी होने लगे। देखिए सबसे पहले कृषि को उगाने के लिए, जैसे आपने देखा ही होगा, आपने जानते ही होंगे कि किसी फसल को उगाने के लिए उसमें टाइम लगता है, उसे उगने के लिए टाइम लगता है, उसे काटने के लिए टाइम लगता है। तो वो जो थे उसे सुरक्षित रखने के लिए आसपास घर बनाने लग पड़े अपने किसी कृषि को उसने उगा लिया, किसी बीज को उसने बो दिया, तो उसे उगने में टाइम लगता है। तो जंगली जानवरों से उसे सुरक्षा करने के लिए या उसे पूरी खाद देने के लिए या कोई भी उसकी फसल की जो भी देखभाल करने के लिए वो आसपास रहने लग पड़े, ताकि वो फसल उगे और उसे वो ग्रहण कर सके, यानी कि काट सके और उसे खा सके। तो इस तरीके से वो स्थायी आवास में रहने शुरू हो गए थे। उसी को हम स्थायी आवास कहते हैं, यानी कि देखभाल करने के लिए अपनी फसल की वो रहना शुरू हो गए स्थान पर। वस्त्र उतनूरू से कपड़े का साक्ष्य मिला है हमें। उतनूरू से वस्त्र का साक्ष्य में मिलता है। ये जगह है जहाँ पर हमें वस्त्र के साक्ष्य मिलने आरंभ हो गए थे। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन बड़े पैमाने पर होने लगा था, पर इसमें जो आर्थिक क्रिया थी, यानी कि लेन देन की क्रिया, वो यहाँ पर हमें नहीं मिलती है। यानी कि लोग लेन देन नहीं करते थे, वो एक सामान दे के दूसरे सामान को लिया करते थे। लेकिन व्यापार से संबंधित हमें यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिलती है नवपाषाण काल में। आर्थिक क्षेत्र में कृषि और पशुपालन बहुत बड़े पैमाने में होने लगा था, पर व्यापार की यहाँ पे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। राजनीतिक गतिविधियाँ। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों की कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती है, पर घरों के शेप से हमें ये जानने को मिलता है कि यहाँ पे भेदभाव था। यानी कि जिसके घर जो थे वो गोलाकार होते थे, जिसके घर गोलाकार होते थे उसका संपत्ति पर ज़्यादा अधिकार होता था, और आयताकार घर वाले इनसे छोटे होते थे। गोलाकार घर वालों के, जिसके घर गोलाकार थे उनकी संपत्ति पर ज़्यादा अधिकार होता था। ये कहने का मतलब है जो आयताकार घर थे वो छोटे, यानी कि गरीब होते थे। तो धार्मिक क्षेत्र की भी यहाँ पे कोई जानकारियाँ नहीं मिली है, पर मनुष्य में खौफ था अपने जान को बचाने के लिए, इसलिए वो प्रकृति की पूजा करते थे। यानी कि किसी आपदा आ गई तो वो उससे सुरक्षित पाने के लिए, उससे सुरक्षा पाने के लिए वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। जैसे एक जगह पर हमें गुफा में एक इंसान के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि इसमें इंसान को डर था कि उसे कोई मार ना दे, तो इसलिए वो अपने साथ सुरक्षा के लिए उसे दफनाया गया था उन लोगों के द्वारा। तो इन साक्ष्यों से हमें ये कुछ जानने को मिलता है। ये कुछ स्थान है जहाँ पर प्राप्त साक्ष्य हमें मिले हैं। जैसे मेहरगढ़ में प्रथम कृषि का साक्ष्य मिलता है, जैसे रागी की खेती सबसे पहले की थी तो यहाँ पर मिला है। नेवासा जो सूती कपड़े का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। बुर्ज होम गर्त आवास, यानी कि किसी जमीन के अंदर आवास बनाया गया था तो उसका साक्ष्य हमें बुर्ज होम में मिलता है। बागौर आदमगढ़ पशुपालन का प्रथम साक्ष्य यहाँ पर मिलता है।
अंतर्जिखेड़ा, कपड़े की छपाई के अवशेष, यहाँ पर तो ये सारे स्थान हैं जहाँ पे हमें ये सब देखने को मिलता है, यहाँ की जानकारियाँ मिलती है, पुरातात्विक यहाँ पे जो सुराग मिले हैं उसके आधार पर ये कह सकते हैं। तो हम इस काल में ये कह सकते हैं कि लोगों का जो डेवलप होना था वो धीरे धीरे हुआ। पाषाण काल था, वहाँ पे लोग सीधे ही अपने जो पेट भरने के लिए लोग शिकार करते थे या पेड़ पौधे को काटते फल खाते थे। तो उसके बाद मध्य पाषाण और नव पाषाण की काल में वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे, उन्होंने स्थायी बस्तियां शुरू कर दी। तो ये सारा जो परिवर्तन थे वो एक साथ एक जैसे ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से विकास होता गया। तो हम इन सुराखों से हमें ये पता चलता है कि इस समय में जीवन शैली इस तरीके से रही होगी। तो ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिया। तो इसमें आप आइडिया रखें कि इस तरीके से लोगों का विकास यात्रा रही और उन्होंने डेवलप धीरे धीरे वो डेवलप हुए। तो ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर जो आएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में होगा। उसमें उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे आते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे वो आपको मैं करवाऊँगा उसमें। तो आसपास आप सफाई रखिए, पानी को सेव रखिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।